दोस्तों, आज हम पॉलिटेक्निक पेपर 2020 के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सेट डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन समान है, तो क्वेश्चन जिस भी नंबर पर हो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। सबसे पहले रसायन विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एप्सम लवण का सूत्र है। एप्सम लवण का सूत्र है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जिप्सम अलग है, एप्सम अलग है, और एप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा MgSO4 × 7H2O। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, आपने जो भी लगाया मैच कर लीजिएगा और अपनी जानकारी में बात डाल लीजिएगा कि एप्सम लवण का सूत्र MgSO4 × 7H2O होता है। निम्न में से कौन एल्केन श्रेणी का नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से कौन एल्केन श्रेणी का नहीं है? अच्छा, आपको पता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र ये होता है। अगर मैं m की जगह 4 रख दूं तो क्या बनेगा? C4 4 दूनी 8 2 10 C4H10। अगर ये एल्केन श्रेणी का होता तो इसका फॉर्मूला होता C4H10, मतलब यही आपका आंसर है। ये एल्केन श्रेणी का नहीं है, आंसर है आपका C4H6। ये एल्काइन है, ना तो एल्कीन है ना तो एल्केन है, ये एल्काइन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C4H6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आप अपने आंसर मिलाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला गया है ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। इनमें से किसकी ऑक्टेन संख्या का मान 0 है? तो ये आपके लिए रटा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको पता है, निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। इसका आंसर है बेटा आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। जो भी आइसोज हैं उनकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आइसो ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया? तुरंत छोटे छोटे क्वेश्चन से, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आंसर नहीं दे सकते। निम्न में से कौन सा गलत है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि लिखा धावन सोडा, पहले लिखा है धावन सोडा NaHCO3, तो बेटा यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। धावन सोडा, सामने लिखा NaHCO3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर है धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र गलत लिखा हुआ है। सवाल भी यही था, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये गलत है। ये धावन सोडा का फॉर्मूला ये होता है, ये बेकिंग सोडा का है लिखा है, ये धावन सोडा का नहीं है। तो यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन का सर्वाधिक परसेंटेज, कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसमें है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है। और आपको पता होना चाहिए बेटा, सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंथ्रासाइट कोल। सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है आपका एंथ्रासाइट में, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा आंसर लिखे दे रहे। फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैथ में, केमिस्ट्री में पता है तो ठीक है, नहीं पता कुछ बातें समझाने वाली हैं, हम उनको समझाएंगे भी। आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? यदि आयरन आपको दिया गया है 69.9% और आपको दिया गया है ऑक्सीजन 30.1%, बेटा मूलानुपाती सूत्र निकालना आपको क्लास 9th में सिखाया जाता है, क्लास 11th में भी सिखाया जाता है। क्लास 11th में मैंने सेम क्वेश्चन अभी कराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है Fe2O3। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। पहले हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत से उसके अणुभार सबके लिखते हैं, अणुभार लिखने के बाद डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद मूलानुपाती सूत्र आता है। अणु सूत्र पूछता तो n लगा देते, फिर सॉल्व कर लेते। तो मूलानुपाती सूत्र होगा इसका Fe2O3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है Fe2O3। इस क्वेश्चन का आंसर है Fe2O3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32वां, रेडियो एक्टिविता किसका गुण है? सवाल ये है, रेडियो एक्टिविता किसका गुण है? बहुत से लोगों ने इसका आंसर परमाणु लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर है नाभिक। रेडियो एक्टिविता नाभिक का गुण है।
हम कैसे डिसाइड करें कि कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव है कि नहीं है? एक प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा गामा। जो भी पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। लेकिन ये उत्सर्जन करते कहाँ से? तो बेटा ये उत्सर्जित करते नाभिक से। इन किरणों का उत्सर्जन नाभिक से होता है, तो रेडियो एक्टिवता किसका गुण है? नाभिक का। परमाणु पे डिसाइडेड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे डिसाइडेड नहीं होता, ये डिसाइड करते हैं नाभिक। नाभिक से ही अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाभिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव होता है? वास्तविक विलयन में नहीं होता, निलंबन में नहीं होता, टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन में ही टिंडल प्रभाव देखा जाता है। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि अगर उसमें लाइट डाली जाए तो लाइट कणों का एक डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। वास्तविक में नहीं होता, आर पार हो जाती है। निलंबन में बहुत ज़्यादा वापस भी लौट आती है। इसका एग्जैक्ट प्रभाव देखा जाता है कोलाइडल विलयन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलाइडल विलयन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन एक बहुलक है। देखिए पॉलीमराइजेशन आप लोगों ने ना तो क्लास 9th में पढ़ा, ना तो 10th में पढ़ा, 11th में भी नहीं पढ़ोगे, इंटर में पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। लेकिन जिनको पता है तो उनके लिए आसान है, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत टफ है, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पाएंगे। टेफ्लॉन का फॉर्मूला इस टाइप का होता है। तो ये किससे बना होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है CF2CF2। इससे टेफ्लॉन बनता है, टेफ्लॉन इसका बहुलक है। बाकी के आंसर एक पॉलीथीन का एथिलीन होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा CF2CF2। तो क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। ये टोटल आपकी जानकारी पे डिपेंड करता है कि आपको पता है या नहीं पता। नहीं पता तो आप आंसर 7 जन्मों में नहीं दे पाओगे, तुक्का जरूर सही कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? तो चक्रीय यौगिक बेटा डिसाइड होता है जिसकी संरचना बंद हो। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसका आंसर है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन चक्रीय यौगिक नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा कुछ ऐसा बनता है, 1 2 3 4 5। ये है नियोपेंटेन। ये चक्रीय तो है नहीं, ये खुली है। चक्रीय मीन्स बंद हो चारों तरफ से, बंद संरचना। ये ओपन संरचना है, खुली संरचना, तो ये चक्रीय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नियोपेंटेन। इसके बाकी विकल्प में भी गौर करें। फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते तो कुछ ऐसा बनता बेटा, ऐसे 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 OH, ये भी चक्रीय है। इसके बाद एक दिया गया था एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का बेटा ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं आपको समझाए हुए दे रहा हूँ, इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो ये भी चक्रीय है। एक दिया बेंजीन, तो बेंजीन तो चक्रीय यौगिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, चक्रीय। तो चक्रीय यौगिक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका नियोपेंटेन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 का आंसर पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा। निम्नलिखित में से ये नियम किसने दिया है? इस नियम को किसने दिया है? सामान्य ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये नियम किसका है? तो बेटा ये नियम है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है बॉयल का नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बॉयल का नियम। आंसर टिक कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है, बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता। तो बेटा इसको याद कर लीजिए, कभी भी पूछा जाए जल की स्थायी कठोरता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये याद होगा तभी आंसर दे पाएंगे, क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ही जल की स्थायी कठोरता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ये लिखा, स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ईजी क्वेश्चन, क्लास 9th के बच्चों वाला हो गया। STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा? पहले मैं आंसर बता दूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा? इसका आंसर होगा 11.2 लीटर।
बेटा एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, हम लोग जानते हैं 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर एसटीपी पर। अब इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 32 अणुभार। और कितना द्रव्यमान कितना दिया गया 16, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2 ग्राम या 1/2 मोल। अब बेटा हम लोग जानते हैं चूंकि 1 मोल गैस का आयतन इतना होता है तो आधे मोल का कितना होगा, आधे मोल का कितना होगा, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 11.2 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16 ग्राम ऑक्सीजन का एसटीपी पर आयतन 11.2 लीटर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 40वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से x का मान निकालिए। बेटा ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग आपको जिंदगी भर करनी है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 2NaCl + CO2 + H2O। बोला बैलेंस करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी। अब गौर करें, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर कितना 1, 1 को 2 कैसे बना सकते हैं बेटा, 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लोरीन इधर 2, इधर 1 है, x की जगह अगर 2 लिख दूं तो 2 क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। इससे इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, इससे इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 40वें का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 41, एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है। जब भी कभी आपको सहसंयोजक बंधों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा ऐसा बनेगा। अब पूछ रहा सहसंयोजक बंध कितने हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 5। तो सहसंयोजक बंधों की संख्या होगी, सहसंयोजक बंधों की संख्या होगी 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पूछा गया है आपसे सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, तो 5। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, सब क्लास 10th लेवल का, सब कुछ क्लास 10th लेवल का है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं तो। बोला IUPAC नेम, इस क्वेश्चन का IUPAC नाम क्या होगा। तो जब भी IUPAC नेम पूछे तो सबसे पहले आप बनाते हैं संरचना, संरचना के बाद नंबरिंग देते हैं, फिर नाम लिखते हैं। तो एक बार हल्का सा मैं समझा देता हूँ। इसकी संरचना बनाए तो बेटा कुछ ऐसे बनेगी, CH CH3 CH3। अगला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी श्रृंखला चुनिए। तो हम काउंट करें तो 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 4, इधर जाएंगे तो 4। अब इसकी नेमिंग करें तो 2 3 पे मिथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 मिथाइल या मेथिल। और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2,3 मिथाइल ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े, एकल बंध से जुड़े तो एन जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2,3 मिथाइल ब्यूटेन। आप लोग अपना, सॉरी गलत लिख दिया, 2,3 डाई क्यों, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए केमिस्ट्री कितनी जल्दी होती है, मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ, फिर भी 15 मिनट के अंदर, 15-16 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व हो जाएगा। यही फिजिक्स का वीडियो 40 मिनट का, मैथ का 80-90 मिनट का पहुँच जाएगा। तो यही अंतर है। केमिस्ट्री अगर आपको आती है तो आपके लिए आसान है, नहीं आती तो सबसे कठिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए आपका किसी भी नंबर पर क्वेश्चन हो, आपको आंसर है मैच कराना है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। 4 ऑप्शन है बेटा, मैं चारों लिख दूँ। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, इन चारों में से कौन सा आयनिक यौगिक है। अब इसके लिए देखो यौगिक तो बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें सहसंयोजक बंध बनेगा उनको सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे, जिनमें आयनिक बंध बनेगा उनको आयनिक यौगिक बोलेंगे। तो बेटा ये आपका आयनिक यौगिक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बनाता है, ये भी सहसंयोजक बंध बनाता है, इसको बनाए तो ये भी सहसंयोजक बंध बनाता है। लेकिन क्लोरीन और पोटेशियम और कैल्शियम, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब इलेक्ट्रॉनों की
जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो आयनिक बंध बनता है और उन यौगिकों को कहते हैं आयनिक यौगिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है KCl पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 44वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है। आपके पास देखिए ऑप्शन देखिए, भिन्न मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ऑप्शन लिख दूं। सहसंयोजी, पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, फिर देखेंगे किसमें समान है, बोला किसमें भिन्न है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें समान है। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता 3 ले लिया, 15 3 18। आर्गन 18 नंबर पे आता, मतलब इसमें भी समान है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे 2 दे दिया, प्लस का मतलब दे दिया, 2 दे दिया तो इसमें बचे 10। मैग्नीज 25, 2 दे दिया 23, इसमें 10 इसमें 23, मतलब समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा Mg+2 Mn+2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। 45वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार आपको दिया गया है 9। इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। इसका जो सूत्र बनाए तत्व के क्लोराइड का सूत्र, तो उस यौगिक का अणुभार होगा। देखिए क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन अंग्रेजी में सही लिखा है, उसमें बोला चाहिए उस तत्व का अणुभार कितना होगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज गलत है। यही क्वेश्चन आप अंग्रेजी में देखोगे तो उसमें लिखा फाइंड द एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट, मतलब यौगिक का नहीं तत्व का अणुभार। आइए निकालते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा, तुल्यांकी भार बराबर होता अणुभार बटे n, जहां n संयोजकता हो सकती, धनायनों ऋणायनों की संख्या हो सकती, कुछ भी एसिडिटी, बेसिसिटी, अम्लीयता, क्षारीयता कुछ भी हो सकती है। अब इसमें देखें तो इसकी संयोजकता 3 होगी, इसकी 1 होगी, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर इस तत्व की संयोजकता 3 है तो अणुभार निकालना है, तुल्यांकी भार की जगह रख देंगे 9, अणुभार निकालना है n की जगह रख देंगे 3, तो अणुभार आपका आ जाएगा 9 तिया 27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर है 27, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 27। क्वेश्चन गलत नहीं है, हल्की सी लैंग्वेज में मिस्टेक है, हल्की सी लैंग्वेज में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन है, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। निम्न में से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। उन अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, जिसमें अपचयन भी हो, दोनों चीज़ें एक साथ हों, उन अभिक्रियाओं को। अब ऑक्सीकरण अपचयन कैसे डिसाइड होता है, तो ये बेटा डिसाइड होता है ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी से, ऑक्सीजन में वृद्धि या कमी से। अगर इस पूरे संरचना को देखें तो बेरियम की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर भी 2 होगी। नहीं निकालना आता, आप क्लास 11th में सीखोगे, मैंने 10th में भी सिखाया है। क्लोरीन की -1, यहाँ पर भी -1, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की +1, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर भी, मतलब किसी की चेंज नहीं होगी। अगर किसी की भैया चेंज नहीं होगी, अगर किसी की चेंज नहीं होगी, सल्फर की -2 होती है, इधर भी -2, इधर भी -2, मतलब सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं समान है। अगर आपको निकालना होता तो आप निकालते और देखते समान है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी सब में रिडॉक्स अभिक्रिया है, बाकी सब में ऑक्सीकरण अपचयन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये निम्न में से कौन सी, तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन। ओके, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्लास 9th सबको बताया जाता है। इसका आंसर बता दूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कैसे, देखिए इससे ये बना, ये 10 ग्राम है, ये 4.4 ग्राम है, और ये बेटा आपका 5.6 ग्राम है। अगर तीनों गौर करें, ये बाएं साइड में 10 ग्राम है, दाएं साइड में 5 4 9 9 1 10। जब इनको ऐड करेंगे तो इधर भी 10, इधर भी 10, मतलब दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है, बराबर है। यदि द्रव्यमान बराबर है तो किस नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 48,
ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या। बेटा ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो फिर तो ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखता हूँ, निकाल के आपको दिखाता हूँ। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, किस में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। आप सारे विकल्प में ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते हैं तो निकालेंगे तो इसमें +7 आएगी। कैसे, तो मैं निकाल के बताऊं। जो भी चार्ज होता है उसको बराबर में लिख देते, -1। ब्रोमीन की निकालनी x मान लीजिए, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की होती -2। जब इसको सॉल्व करेंगे, माना ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या x है, -1 इधर से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और -1 में 8 जोड़ेंगे तो +7। तो इसका आंसर है BrO4 माइनस। इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी, अधिकतम होती है, मतलब +7 तक हो सकती है, -1 से लेके। निम्न में कौन संक्रमण धातु नहीं। मैं सबके नाम लिख दूं, एक्सप्लेन कर दूं। लेड, टंगस्टन। निम्न में से कौन संक्रमण धातु नहीं है। निम्न में से कौन संक्रमण धातु नहीं है। अब संक्रमण का मतलब होता है डी ब्लॉक का तत्व। जो भी डी ब्लॉक का तत्व है उसको संक्रमण धातु बोलेंगे। देखिए चांदी ये भी डी ब्लॉक का है, मैग्नीज ये भी डी ब्लॉक का, टंगस्टन W। लेड डी ब्लॉक का नहीं है बेटा, लेड पी ब्लॉक का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेड। अब कैसे समझे, तो काशी गए सुन प्रभु। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। काशी गए सुन प्रभु, काशी गए सुन प्रभु। लेड इसमें आता है, लेड पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक कार्बन परिवार का है, तो ये डी ब्लॉक का नहीं, मतलब संक्रमण तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सॉरी यही 49 था। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए क्वेश्चन से और उसके आंसर। तो आखिरी क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। कैंसर के उपचार में, तो बेटा अगर आपने पढ़ रखा है तो आंसर दे पाओगे। क्लास 9th में जब आपको समस्थानिक पढ़ाया जाता है तो आपको बताया गया कोबाल्ट 60। इस क्वेश्चन का आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ऐसा समस्थानिक है जिसका उपचार कैंसर के इलाज में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोबाल्ट 60। तो बेटा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहे केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते भौतिक विज्ञान। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सेट अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन का क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है तो आप अपने आंसर मिलाते जाइएगा क्वेश्चन देख देख कर। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि किसी लेंस की क्षमता इतनी है, दूसरे लेंस की क्षमता इतनी है, दोनों लेंसों को एक साथ जोड़ दे तो जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बेटा फोकस दूरी आपको निकालना है, पहले लेंस की क्षमता दूसरे की क्षमता दोनों को जोड़ दिया तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता 100/p और आंसर निकलता सेंटीमीटर में। विकल्प भी आपके सारे सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला यही लगेगा। लेकिन जब दो लेंस हो ना तो इनकी संयुक्त क्षमता हो जाती है P1 + P2। जिन लोगों ने लेंस का चैप्टर पढ़ा उनको 100% क्लियर होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 4D। वैल्यू रख दिया 100/4 = 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25 सेंटीमीटर। आंसर अपना मिला लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन भी एकदम इजी है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, क्लास 10th के। मोस्टली 99% पेपर क्लास 10th का है, थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत हल्की, उसको हम 10th का ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, यदि 5 एक समान प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 एक समान प्रतिरोध हैं, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जो शक्ति आती है वो 5 वाट आती है। मतलब इतनी शक्ति निकलती है, इतनी शक्ति या इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती 5 वाट। मैं कहूँ तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पांचों, अगर मैं पहले को R बोल दूं, दूसरे को R बोल दूं, तीसरे को R बोल दूं, चौथे को, पांचवें को, सबको R, तो श्रेणी क्रम में योगफल होता, तुल्य प्रतिरोध होता, सबको जोड़ दो R + R + R + R, तो R1 आपका आ गया 5R। सवाल में फिर कंडीशन दी गई है, कंडीशन ये दी गई यदि इन सबको समांतर क्रम में जोड़ दे, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को,
तो अब कितनी शक्ति आएगी बेटा, अब कितनी शक्ति आएगी, तो R2 कितना हो जाएगा, मतलब बाद में, पहले श्रेणी क्रम में इतना प्रतिरोध था तुल्य, R2 मीन समांतर क्रम में हो जाएगा बेटा R/5। और एक फॉर्मूला होता है P1/P2 इक्वल टू R2/R1। ये फॉर्मूला बनता है यहां से P = V²/R। P1 है तो R1, P2 है तो इतना, दोनों को भाग देंगे, फॉर्मूला निकल के आता है P1/P2 इक्वल टू R2/R1। P1 की वैल्यू दी गई है 5, P2 हमको कैलकुलेट करना है, R2 की वैल्यू है R/5, R1 है 5R, R से R कैंसल, सॉल्व करोगे 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 125 वाट। मतलब समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो शक्ति उत्सर्जित होगी वो ज्यादा होगी, श्रेणी क्रम में कम होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैथ का पेपर एकदम इजी था, केमिस्ट्री भी इजी, फिजिक्स भी इजी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, क्योंकि सॉल्व कराने लगूंगा तो 10 से 15 मिनट का फुल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चन पे बेस्ड करके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोई कण है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था से चलने अल्फा त्वरण से त्वरित होता है। एक कोई कण है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता, अल्फा त्वरण से त्वरित होता है, कुछ समय बाद बीटा से अवमंदित होता है। अवमंदन मतलब गति अब घटेगी, त्वरण मीन्स गति बढ़ रही, फिर गति घटेगी, फिर विरामावस्था में आ जाता है। तो अधिकतम गति ज्ञात कीजिए। तो Vmax, मैक्सिमम कितनी गति प्राप्त करेगा। बेटा अगर ग्राफ बनाए ना V और T का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 0 से शुरू किया, अधिकतम वेग, न्यूनतम वेग, बोला पूरे प्रोसेस में उसे T समय लगता, मतलब यहां से यहां तक में उसे T समय लगता है। तो अधिकतम वेग का मान बताइए। इसको हम सॉल्व बाद में कराऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसको सॉल्व कराने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूंगा, 10-15 मिनट में फुल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किलोग्राम बर्फ को आपने पानी में डाला। पानी कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस 8 किलोग्राम। इस बर्फ को आपने इस पानी में डाला, तो बोल रहा है जब दोनों को मिला देंगे तो फिर जो भी सॉल्यूशन बन जाएगा, जो भी चीज बन के निकल के आएगी, उसका तापमान कितना होगा, इसको आपने इसमें डाला। देखो एक सूत्र होता है, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। बेटा ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ना तो आपने क्लास 9th में पढ़ा, ना तो क्लास 10th में पढ़ा, क्योंकि अब सिलेबस बदल चुका है। नहीं तो आप पहले क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते। ली गई उष्मा बराबर होता है दी गई उष्मा, इसी फॉर्मूले में रखना है। अब आपको लगाना क्या, ml + ms डेल्टा T = ms डेल्टा T। ml का मतलब है बर्फ किस में बदल जाएगा, पानी में। तो जब भी अवस्था परिवर्तन होता तो एक गुप्त उष्मा की रिक्वायरमेंट होती है। m की जगह आप रख लीजिएगा 2, l की जगह रख लीजिएगा 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। l की जगह रख लीजिएगा 80, m की जगह 2, s की जगह 1, डेल्टा T की जगह T-0, चेंज इन टेम्परेचर, माना T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इसी प्रकार m की जगह रख लीजिएगा यहाँ पर 8, s की जगह रख लीजिएगा 1, डेल्टा T की जगह रख लीजिएगा 20 - T, चेंज इन टेम्परेचर। सॉल्व करोगे T की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो भी चीज बनेगी उसका तापमान हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कक्षा 9th का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपको ध्वनि तरंगों के बारे में पता होना चाहिए। सवाल क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है, जो प्रति मिनट 24 तरंगे नोट करता है। प्रति मिनट 24 तरंगे, देखते जाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रति मिनट 24 तरंगे, तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है। मतलब लहरों को देख रहा है, उसने ऑब्जर्व किया कि 1 मिनट में इतनी तरंगे बाहर बार उठ रही हैं समुद्र में। तरंग दैर्घ्य कितनी, 10 मीटर। तो तरंग का वेग क्या होगा,
बेटा एक फॉर्मूला होता है, जब भी तरंग का वेग पूछे, चाहे ध्वनि तरंग हो, चाहे प्रकाश तरंग हो, चाहे रेडियो एक्टिव तरंग हो, सीधा सीधा सूत्र होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। जब भी कभी ऐसा कोई सवाल हो, कोई भी तरंग हो, प्रकाश हो, ध्वनि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। इस क्वेश्चन में तरंग दैर्घ्य 10 दिया गया, आवृत्ति आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है 1 मिनट में कितनी तरंगे, 1 मिनट में कितनी तरंगे, 24 तरंगे। तो बेटा 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में हो जाएगा 24/60 तरंगे। और आपने एक सूत्र पढ़ा है, प्रति सेकंड या 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं, तो यही इसकी आवृत्ति कहलाएगी। इसीलिए 1 मिनट में पता है तो 1 सेकंड में निकाल लें, जितना भी 1 सेकंड में आएगा वही आवृत्ति होगी। रख दीजिए फॉर्मूले में 24/60, 1 मिनट में 24 तरंगे, 1 सेकंड में 24/60, 10 छक्के 60, 6 चौको 24, 4 तरंगे। क्या मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है? क्या आंसर इसका कुछ और आता है? ओके, यहाँ 54 तरंगे, प्रति मिनट 54 तरंगे, तो 1 मिनट में 54, तो 1 सेकंड में 54/60, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 24 की जगह 54 है, 54 54 54, यहाँ पर रखेंगे 54, 6 नाम 54, इसका आंसर है 9 तरंगे। आंसर मैच कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 9 तरंगे। सूत्र आपको पता ही है, तरंग का वेग निकालना, ये निकाल लें, आवृत्ति निकालनी 1 मिनट में दिया गया, 1 सेकंड में निकाल लें, तरंग दैर्घ्य की डायरेक्ट वैल्यू दी है, रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये कोचिंग क्लास नहीं है कि एक एक चीजें बताई जाए, पेपर का सॉल्यूशन है, तो हम थोड़ा स्पीड से भी करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने अभी कोचिंगों में इस तरीके के सवाल कराए हैं, सेम वैसा ही। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/n गुना है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/9 गुना है, 1/n गुना है, तो u का मान ज्ञात कीजिए, वस्तु की दर्पण से दूरी। बेटा एक सूत्र आप जानते हैं, m बराबर होता -b/u, m बराबर आवर्धन होता हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द हाइट ऑफ इमेज इज 1/n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा 1/n। यहां से अगर एक रिलेशन निकालें तो v = आ जाएगा -un। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं जिसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपका क्या बोलता है? u = आ जाएगा, v = आ जाएगा -u/n, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, v = आ जाएगा -u/n। एक दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी की जगह f रखना है, v की जगह ये रख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा n-1 × f, u की वैल्यू आ जाएगी n-1 × f। सॉल्व करना आपके घर में काम है। देखिए सवाल एकदम इजी है, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी f है, आवर्धन का हम ये सूत्र जानते हैं, अकॉर्डिंग आवर्धन का ये सूत्र होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 1/n है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू ये निकल आएगी, v की वैल्यू दर्पण के सूत्र में रख देनी है, सूत्र में रखने के बाद हल करना, हल करने के बाद आपका आंसर है, आंसर आप अपना मैच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि कक्षा 11 में ही या फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है ऐसी चीज़ें। तो ये केमिस्ट्री एज ए मैथ टीचर, एज ए केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर मुझे पता है कि कौन चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाती हैं। क्वेश्चन देखते, एक गुब्बारे में हीलियम गैस भरी है, हीलियम गैस का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। पहले लिख लें, पहले T1 मीन्स पहले, इसको केल्विन में बदल लीजिए 300, हमेशा केल्विन में सॉल्व करते हैं, हमेशा केल्विन में सॉल्व करते हैं। आपका दाब है 1 atm, एक वायुमंडलीय दाब, एक गुब्बारे में हीलियम गैस भरी है 27 डिग्री सेल्सियस पे, दाब है 1, आयतन है 500 मीटर क्यूब। बेटा 500 मीटर क्यूब बोल रहा, यदि तापमान -3 डिग्री सेल्सियस होता, मतलब 270 केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना 273 ऐड कर दे, और दाब इतना कर दिया जाए 0.5 atm, तो आयतन कितना होगा? तो एक सूत्र होता है बेटा P1 B1/T1 बराबर P2 V2/T2।
आपको T1 P1 B1 पता, T2 मीन्स बाद में तो V2 निकाल लीजिएगा बेटा, वैल्यू रखिएगा, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद V2 का आंसर आएगा 900 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर मैच कर लीजिएगा, हीलियम गैस वाले का क्वेश्चन, हीलियम गैस वाले क्वेश्चन का आंसर है 900 मीटर क्यूब। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 10th फिजिक्स पहला मतलब विद्युत का पहला क्वेश्चन। विद्युत में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक चालक में 3 मिली एम्पियर की धारा, एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अगर चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे या जाएंगे वही आपको निकालना है। आई की वैल्यू दी गई 3 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करें तो 3 × 10⁻³ एम्पियर। समय दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट को अगर हम बात करें, 1 मिनट को अगर बदला जाए, 1 मिनट को बदला जाए तो 60 सेकंड। हमेशा MKS में करिए तो CGS में करिए तो हम सेकंड में बदल लें। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा, एक सूत्र होता Q = N × E बराबर I × T, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश IT, N = होता है IT/E, ये इसके बराबर भी होता है, ये इसके बराबर भी। इन दोनों को सॉल्व करें, n की वैल्यू निकालना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n = आ जाएगा IT/E, I की वैल्यू इतनी रखिए, T की वैल्यू इतनी रखिए, E की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। I की वैल्यू रखिए, T की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। बोला लगभग कितनी होगी, लगभग हम लिख सकते हैं 10⁻18, यही आपका आंसर, क्योंकि ये नहीं दिया आंसर में, ये दिया है लगभग पूछा गया, तो लगभग इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, लगभग 1.2 को लगभग हम 1 ही मान सकते हैं, तो यही इसका आंसर है, लगभग आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन। अब बोल रहा है आपने एक प्रैक्टिकल किया, यहां से लेजर लाइट भेजा चंद्रमा तक, एक सिग्नल को लेजर सिग्नल भेजा यहां से चंद्रमा तक, चंद्रमा से लौट के आया, बोला T समय लगता है आने प्लस जाने में, T समय लगता है, गया आया, तो मैं बेटा पूछूं जाने में कितना समय लगा होगा, तो क्या आप बता सकते हो। अरे मेरे को 10 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड जाने में लगा होगा, 5 सेकंड आने में। प्रश्नानुसार T समय लगा, तो जाने में कितना समय लगा होगा, T/2, जाने में समय लगा होगा T/2, जाने में समय लगा होगा T/2, आने में आधा, जाने में आधा, आने में। बोल रहा है चंद्रमा की दूरी कितनी होगी। बेटा चंद्रमा की दूरी निकालनी हो, किसी की दूरी निकालनी हो, आपकी अपने पिताजी से दूरी निकालनी हो, इस घर में रहते हो उस घर में, या कहीं से कहीं की भी दूरी निकालनी हो, कानपुर से इलाहाबाद, दूरी का सूत्र होता है 4 × समय। अब आपको जाने में मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो सिर्फ समय जाने बस कर लेंगे, समय की जगह रख देंगे T/2। अब एक लेजर सिग्नल है, लेजर सिग्नल किस चाल से चलेगा, प्रकाश की चाल से चलेगा, तो प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट करते हैं CT/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूरी बराबर CT/2। जो भी आपके पेपर में विकल्प है वही आंसर मैच कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा CT/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा स्पीड तेज रखिए, थोड़ा सा आप लोग भी रिलैक्स कर लीजिए, मैं भी क्वेश्चन निकालता हूँ। 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी इजी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कक्षा 10 में कम ही टीचर बताते हैं, अच्छा टीचर ही आपको बताएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है तो ठीक है, एक फिजिक्स टीचर ही बता सकता है, ये भी समझ लीजिए। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, बीच में 10 है। बोल रहा है A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध, इसके और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालिए। बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आप इसको सॉल्व करने लगोगे फंस जाओगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो तो समझ लीजिए कि बीच वाला प्रतिरोध नगण्य। अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो तो बीच वाला प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। अब गौर करें, 2/2 1, 2/2 1, मतलब इस वाले प्रतिरोध की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो ये दोनों श्रेणी में जुड़ जाएंगे, ये दोनों समांतर में जुड़ जाएंगे, सॉरी ये भी श्रेणी में, ये भी श्रेणी में, जो भी आए उनको समांतर में जोड़ दीजिए। तो श्रेणी में जोड़ेंगे, 4 ऊपर बन जाएगा। अगर चित्र बनाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर 4, 2 2 4, नीचे 4, 2 2 4, ये आपका A है, ये आपका B है, और 4 को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो फॉर्मूला होता है 1/4 + 1/4। जब सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू फिर आ जाएगी 2 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है 2 ओम।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ 10वां हो गया, आंसर है इसका 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक ओम के प्रतिरोध, ओम को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास, एक ओम के प्रतिरोध को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है। तार के प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? बेटा इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, लंबा पड़ेगा। इसका आंसर 1% है। सवाल क्या है, यदि 1 ओम प्रतिरोध के तार को खींचा जाए तो व्यास इतना कम हो जाता है। अगर व्यास इतना कम हो जाता है तो प्रतिरोध कितने प्रतिशत कम होगा? इसका आंसर 1% कम होगा। इसका आंसर 1% कम होगा। आप लोग आंसर मैच। क्वेश्चन नंबर 13, एक 4 न्यूटन का एक समान बल दिया गया है 4 न्यूटन, 40 किलोग्राम के पिंड दिया गया है 40 किलोग्राम, 2 मीटर का विस्थापन 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 मीटर, एक 4 न्यूटन का बल 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर तक कार्य करता है, तो गतिज ऊर्जा। बेटा देखो, किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा में बदल गया, तो जितना कार्य होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। बल की जगह आपको दिया गया 4, विस्थापन है 2, तो 4 दूनी 8 जूल। इतना आसान क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने के लिए। इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। डायरेक्टली इसका आंसर है 8 जूल। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 2 चालक तार हैं जिनमें समान धारा प्रवाहित हो रही, मतलब I1 I2। पहले में धारा I1 है, दूसरे में I2 है। यदि इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल F लगता है, दोनों तार हैं, इनके बीच एक बल लग रहा है, F बल लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा दुगनी कर दें, मतलब जितनी इसमें थी उतनी इसमें कर दें, जितनी इसमें थी उससे दुगना कर दें, तो बल कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर है 4F, 4 गुना हो जाएगा। आइए समझे, तो सूत्र होता है μ0/4 पाई I1 × I2 बटे R। 2 चालक तारों के बीच लगने वाला बल का ये सूत्र है। इसको भी दुगना कर दिया, μ0/2 पाई, इसको भी दुगना कर दिया, इसको भी दुगना कर दिया, तो 2 दूना 4, ये 4 गुना हो जाएगा पहले का। सीधा सीधा आंसर है, अगर दुगना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा, दुगना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। फॉर्मूले से डायरेक्टली क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ें। यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दे तो आवर्तकाल क्या होगा? सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दे तो आवर्तकाल क्या होगा? बेटा इसका सूत्र होता है T = 2 पाई √L/g। आवर्तकाल का, सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होता है T = 2 पाई √L/g। बोला अगर द्रव्यमान दुगना कर दें, अगर द्रव्यमान दुगना कर देंगे तो आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? आवर्तकाल समान रहेगा। आंसर, इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आवर्तकाल समान बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 150 किलोग्राम का स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, द्रव्यमान दिया गया 150 किलोग्राम, बल का सूत्र होता है F = m × a। आपको गाड़ी रोक देनी है, आपको गाड़ी रोक देनी है। अब इसमें गौर करिएगा, तो दिया गया है स्पीड दी गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को तो सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी कन्वर्ट करना तो 5/18, 1 किलोमीटर बराबर 1000। आप लोग हल करना जानते, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, गाड़ी मतलब गाड़ी का द्रव्यमान इतना, वेग इतना, सूत्र होता है V = U + AT। अब अगर हम देखें तो माइनस लगा दें, क्यों? आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी की गति धीमी हुई तो अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना था? 30 था। ए हमको निकालना है, और कितने समय में? 10 सेकंड में। समय दिया गया सवाल में 10 सेकंड में, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, तो 150 × 3, 15 × 3 = 45, 450 न्यूटन। इस क्वेश्चन का आंसर है 450 न्यूटन। F = m × a। पहले ये निकाल लीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लास 9th, ऐसे सवाल 1000 सवाल किए होंगे। F की वैल्यू आपको मिल गई।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान क्वेश्चन। 5 किलोग्राम की एक बंदूक का द्रव्यमान दिया गया 5 किलोग्राम। आइए देखते हैं। और सॉरी बंदूक, हाँ 5 किलोग्राम की एक बंदूक से एक गोली दी गई है, मैं इसको M1 बोल दूं, एक दूसरी गोली इसमें 0.01 किलोग्राम। अब बोला गया एक गोली दी गई है, गोली चलाई जाती, यदि गोली का प्रारंभिक वेग, इसके प्रारंभिक वेग को मैंने लिख लिया 250 मीटर प्रति सेकंड, तो बंदूक किस वेग से पीछे आएगी? भाई बंदूक झटका नहीं लगाती, आपने गोली चलाई बंदूक पीछे आएगी। एक सूत्र होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू 0 संवेग संरक्षण से। यहाँ से M1V1 बराबर माइनस M2V2, M1 की जगह 5, V1 हमको कैलकुलेट करना। माना बंदूक का वेग कितना V1, गोली की द्रव्यमान 0.01, गोली का वेग कितना बेटा, गोली का वेग कितना 250। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर सॉल्व कर सकते हैं, गुणे से कहाँ चला जाएगा, गुणे से कहाँ चला जाएगा, बटे में 5 पचम 25, 50 का गुणा करेंगे तो 0.50 मीटर प्रति सेकंड इस वेग से पीछे आएगी। माइनस चिन्ह ये बता रहा पीछे आ रही है, मतलब एक चीज इधर गई एक चीज इधर आई, तो v की वैल्यू है -0.5 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किसी क्षण एक कुंडली में इतने वेबर का चुंबकीय फ्लक्स, पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना है 8 × 10⁻⁴, फिर चुंबकीय फ्लक्स 0.2 सेकंड पश्चात, टाइम है 0.2, आपका फ्लक्स हो गया 5 to 4 × 10⁻⁴। बोला चुंबकीय में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? चुंबकीय में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? सूत्र होता है E बराबर, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस में लिखते हैं, मतलब चेंज इसमें। डेल्टा फाई का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इससे इसको घटाएंगे तो -4 गुणे, तो इसकी जगह रख देंगे 4 × 10⁻⁻4। जब इसको सॉल्व करेंगे 0.2, टी की जगह आपने क्या रखा 2, ये आ गया 20 × 10⁻⁴। इसको और सॉल्व करें तो 2 × 10⁻³ वोल्ट। इसका आंसर है 2 मिलीवोल्ट। पर विकल्प में 2 मिलीवोल्ट कहीं नहीं है, इसका आंसर है 2 मिलीवोल्ट विकल्प में नहीं है, विकल्प में 0.2 मिलीवोल्ट है। तो ये क्वेश्चन गलत है, या तो ये क्वेश्चन हटेगा या तो ये क्वेश्चन हटेगा, नहीं हटेगा तो सबको मार्किंग मिलेगी, पर ये होना चाहिए। थोड़ा सा या तो ये सवाल बदल देता, सवाल लिखने में गड़बड़ी हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती, कोई सी भी मिस्टेक हो सकती, पर सवाल बेटा ये गलत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? दोनों को कम कर दें, दोनों को कम कर दें, कितने परसेंट कम कर दें? 50% कम कर दें। यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दें तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? Gme/re²। यदि दोनों को कम कर दे तो यहां से एक सूत्र निकल के आता है G1/G2 बराबर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्या सूत्र निकल के आता है, M1/M2 R2/R1 का होल स्क्वायर। बोला इसको भी कम किया, इसको भी कम किया, ये 100 था तो इसको 50 कर दिया तो ये आ गया 2, ये 100 था तो इसको भी क्या कर दिया 50, मतलब कि दोनों को कम कर दिया। ये 100 था तो इसको कर दिया 50, तो 100/50 2, ये 100 था तो इसको कर दिया 50, ये आ जाएगा 1/2। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो G1/G2 बराबर आ गया ये, G2 बराबर यहाँ से आ गया 2G1। अब बोला प्रतिशत परिवर्तन, जब भी प्रतिशत परिवर्तन निकालना तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणे 100। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100%। इस क्वेश्चन का आंसर है 100%। मैंने बहुत तेजी से लगा दिया, समझने वाले समझ चुके होंगे, जिनको नहीं चीजें पता उनको मेरे समझाने पे भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझाने के लिए 10-10, 15-15 मिनट चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है 100%। परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैंने इसीलिए छुड़वा दिया था, डायरेक्ट आंसर बताया था, क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन समझाने के लिए हम लोग को चाहिए होता टाइम, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको आंसर भी बताने हैं, सब कुछ बताना है। अब बोल रहा है एक ही पदार्थ के दो गोले, मतलब पदार्थ मीन्स दोनों का घनत्व समान है, एक की त्रिज्या r है दूसरे की त्रिज्या 2r है, चित्र में बनाया गया, एक की त्रिज्या r है दूसरे की त्रिज्या 2r है, दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान किसके समानुपाती होगा? दोनों के बीच लगने वाले, एक गोला ये है इसकी त्रिज्या r है, दूसरा गोला ये है इसकी त्रिज्या 2r है, दोनों के बीच एक बल लग रहा है, उस बल का बोला किसके समानुपाती होगा? सूत्र होता है Gm1m2/r²। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? दोनों के बीच की दूरी हो गई 3r, तो दोनों के बीच की दूरी की जगह रख देंगे 3r। G का मान हमेशा नियतांक, M1 मीन्स पहले गोले का द्रव्यमान, द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व।
दूसरे का निकालना है 4/3 पाई आर, आर की जगह रख देंगे 2r, दूसरे गोले का द्रव्यमान। m1 मीन्स पहले गोले का, m2 मीन्स दूसरे गोले का, 2r की घात 3 बटे रो, रो इंटू रो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन का सूत्र होता है गोले का आयतन लगा दिया, गोले का आयतन लगा दिया, r2 की जगह रखा 3r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r की पावर 4, r की पावर 4। कुछ और चीजें आएंगी लेकिन यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा, लगने वाला बल r की घाते 4 के अनुप्रमानुपाती होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लगभग क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 22वां, क्वेश्चन नंबर 22वां बेटा मेरे में नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं एक बार मोबाइल में। 22वां। अच्छा ये 22वां 23वां यही थे, मैंने क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया। ये क्वेश्चन नंबर 23वां था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 23वां था जो अभी बताया मैंने। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 22वां और 23वां। ये क्वेश्चन नंबर 23वां था, इसका आंसर होगा r की घाते 4। 2 क्वेश्चन बीच में छूटे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, नंबर मैंने थोड़ा सा गलत डाल दिया, बीच में मोबाइल में देखने में गड़बड़ी हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 23वां था, बीच में 21-22 छूटे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21वां देखें। 2000 ग्राम पानी, पानी का द्रव्यमान 2000 ग्राम, देखते जाइएगा। तापमान आपका हो गया 10 से 50, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 40, 50 - 10 40। तो बल के द्वारा तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा का सूत्र होता है बेटा Q बराबर ms डेल्टा T। पानी है तो इसकी जगह रखा 2000, s की जगह 1 रखा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा T की जगह रखा 40। जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 2 3 4 0, 80,000 जूल। जूल में आंसर नहीं आएगा बेटा, आंसर कैलोरी में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है 80,000 कैलोरी, क्योंकि हमने सब कुछ लिया है ग्राम, मीटर और सेकंड में, तो इसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम में इसका मात्रक है कैलोरी, इसको हम जूल में जरूर कन्वर्ट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4000 कैलोरी। एक क्वेश्चन और बीच में छूट गया था, तो अब उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, क्वेश्चन नंबर 22वां, 21वां हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22वां, 20 न्यूटन का एक बल कितना दिया गया है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो बल की दिशा से 45 अंश कोण, थीटा बराबर 45 अंश। आपने बल लगाया, विस्थापन हुआ कितने अंश पे 45 अंश पे। तो बल के द्वारा किया गया कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, FD कॉस थीटा। और डिस्टेंस दिया गया 1 मीटर, इस सूत्र में रख दीजिए। F की जगह रखा आपने 20, D की जगह 1 रखा, थीटा की जगह रखा 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, परमेयीकरण कर लीजिए। परमेयीकरण करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 10√2। आपके विकल्प में है तो इसका आंसर है 10√2 जूल। अब बढ़ते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, 24वां और 25वां। 24वां क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने अभी क्लास 10th की अपनी क्लास में करवाया था, क्लास 10th की कोचिंग क्लास में, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है, अपवर्तनांक है 1.5, तो प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति आएगी बेटा, इसकी आवृत्ति आएगी 5 × 10 की घाते 14। अभी मैंने करवाया हुआ है। जिन्होंने नहीं करवाया तो अपना आंसर मैच कर लें। कक्षा 10 की किताब खोल लीजिएगा नवीन कुमार मित्तल की, उसमें मिल जाएगा आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तरंग दैर्ध्य आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। अब आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक लैंप पर 60 वाट लिखा है 60, वाट लिखा है 60, 220 वोल्ट, वोल्टेज लिखा है 220 वोल्ट। इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर होगी जब भी बेटा, अब बात आपने चेंज कर दी, V2 200 कर दिया, ऊर्जा खपत की दर P1 ही निकालना, P2 निकालना, P2 बराबर हो जाएगा V2²/R2। लेकिन बेटा R हमेशा समान रहेगा, क्योंकि बल्ब तो वही है, R1 = R2। तो प्रतिरोध यहां से निकाल लें, उठा के यहां पे रख दें, जो आ जाए आंसर है। और R का सूत्र होता है, P बराबर देखो होता है बेटा V²/R, तो R बराबर होता है V² P।
अब R1 लिख दें तो V1 लिख देंगे, P1 लिख देंगे। V1 की जगह रखा 220 इंटू 220, मुझे आंसर नहीं याद है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता। अपॉन P1 की जगह रखा 60, एक जीरो से एक जीरो मर गया, वैल्यू आ गई इतनी R1 की। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। अब हमको निकालना P2 की जगह रखा 200 गुणे 200, R2 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दी 220 गुणे 220, 220 गुणे 22 बटे 6, ये 6 नीचे से ऊपर चला जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, विकल्प मैं आपको बता दे रहा हूँ। 54 जूल प्रति सेकंड, आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 50 जूल प्रति सेकंड, इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लेना, जो आ जाएगा वही आंसर है। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 60 जूल प्रति सेकंड और चौथा है 42 जूल प्रति सेकंड। इन चार में से कोई आंसर होगा। आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज दोपहर तक ही आपको केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, अपने आंसर मैच करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। बहुत तेज़ी से क्लास हुई, इतनी तेज़ी से मैंने कभी क्लास नहीं ली। मैं हमेशा धीमे धीमे पढ़ाता हूँ, धीमे धीमे समझाता हूँ। पर हमको क्या करना था कि पॉलिटेक्निक के पेपर का सॉल्यूशन करना था, आपको आंसर भी बताना था, समझाना भी था, और वीडियो की लेंथ भी कम रखनी थी कि अब आप अच्छे से समझ भी जाओ। तो इसलिए इतनी तेज़ स्पीड की गई। तो